वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 25 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम, आरओ एआरओ या वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार को कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही ढंग से मिलान किया गया। अब आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 मेरठ से, है ना। 10 मई 1857 मेरठ को, मेरठ ये जगह याद रखना है और डेट ये याद रखना है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत यहीं से एकदम अचानक से हो जाती। इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी नींव कहीं ना कहीं बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते। देखिए, 1600 में क्या होता है, ब्रिटेन से एक कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए। अब ये 1600 से लेकर के 1757 तक, है ना, ये कंप्लीट व्यापार करती। अब व्यापार के बाद पहले ये मतलब छोटे मोटे युद्ध लड़ती रहती। अब 1757 में क्या होता है, अब आप सबको पता होगा 1757, है ना, यहाँ पर युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। अब जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद इनको 2-3 गांव, छोटे मोटे गांव क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जिनकी दीवानी इनको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, 1757 के बाद 1764, ये भी आपको डेट याद रखना चाहिए। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और जब बक्सर का युद्ध होता है तो उनको पूरे बंगाल, बंगाल कहने का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, इन सब की दीवानी प्राप्त हो जाती। तो जब इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती, फिर वहां से जो राजस्व इन्हें प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है, ये देख करके अंग्रेजों के मन में लालच आ जाता है कि अगर हम सिर्फ एक राज्य से इतना राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, इतना मुनाफा हमें हो रहा है, तो सोचिए अगर पूरे भारत पर हमारा कब्जा होगा तो कितना ज्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये मैसूर से युद्ध लड़ते हैं, मराठाओं से युद्ध लड़ते हैं, पंजाबियों से युद्ध लड़ते हैं, जिसे सिख युद्ध कहा जाता है ना। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, है ना, पूरे भारत को अब कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें युद्ध के बाद क्या होता है, जब कुछ समय और बीतता है ना, तो आपने वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में भी जरूर सुना होगा। फिर बाद में क्या होता है कि वेलेस्ली नाम का एक अंग्रेज आता है जो ये नियम लगाता है कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, है ना, हमारे साथ क्या कीजिए, आप सीधा सीधा संधि कीजिए, जिसको सहायक संधि नाम दिया गया। और सहायक संधि के तहत कई राज्यों को शामिल किया गया। तो आपको याद रखना होगा कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो उस समय हैदराबाद था। हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब इसके बाद क्या होता है, सहायक संधि से कुछ राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद डलहौजी आता है। तो डलहौजी राज्य हड़प नीति या फिर व्यापक सिद्धांत लेकर के आता है। इसको गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है। तो डलहौजी ने क्या किया कि सीधा सीधा ये कर दिया कि जिन राजाओं का कोई वारिस नहीं है, अब वो किसी को गोद लेकर के वारिस नहीं बना सकते, तो उसको राज्य हड़प नीति कहा गया। अब राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को शामिल किया गया, है ना। तो इन सब का डिस्कशन हम लोग आगे किसी क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे। यहाँ के लिए आप इतना जानते रहिएगा। अब क्या होता है कि जब राज्य हड़प नीति के तहत ना 1856 में क्या होता है, अवध का विलय किया जाता है अंग्रेजी शासन में और अवध को कमिश्नरी क्षेत्र बनाया जाता है। अब देखिए, 1856 में जो अवध को किया जाता है, अवध एक को मतलब अवध को हड़पना ये लीगल नहीं था, है ना। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हैं और वाजिद अली शाह को वहां से हटा करके क्या करते हैं कि उसे कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने सुना ही होगा मंगल पांडे, बैरकपुर की घटना। वहां से जो ये कारतूस का वाला मतलब ये विवाद था कि इसमें चर्बी लगी है गाय और सुअर की, तो इससे मतलब सैनिक भड़क जाते हैं और मंगल पांडे एक अंग्रेज को मार देते हैं। फिर उन्हें फांसी हो जाती है और क्रांति एकदम पूरी तरीके से भड़क जाती है। अब जब क्रांति भड़कती है तो अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग जगह पे ये भड़कती है। तो अलग अलग जगहों पर इसका नेतृत्व कौन कौन करता है, इसका यहाँ पे संबंध दिया है। तो देखिए, यहाँ पर इसमें दिया जो लखनऊ है, लखनऊ का नेतृत्व करती है बेगम हजरत महल। तो ये बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व करती है। ये वाजिद अली की द्वितीय पत्नी होती है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। देखिए, कानपुर का जो नेतृत्व करते हैं ये नाना साहब करते हैं। नाना साहब का ओरिजिनल नाम था धोंदू पंत, ये भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। नाना साहब का साथ दिया था तात्या टोपे ने। इसके बाद फैजाबाद का जो नेतृत्व करते हैं ये मौलवी अहमदुल्ला शाह करते हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली का नेतृत्व जो है जनरल बख्त खां करते हैं। देखिए, जो दिल्ली में नाम मात्र का मतलब
वो बनाया जाता है कि नाम मात्र के हेड हैं, ये बनाया जाता है बहादुर शाह जफर द्वितीय को, मतलब बहादुर शाह जफर को या फिर बहादुर शाह द्वितीय को। लेकिन उसका जो नेतृत्व करते हैं जनरल बख्त का करते हैं, बिल्कुल सही है ना। बरेली में खान बहादुर करते हैं, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त देखिए बागपत में शाहमल करते हैं, आपको याद रखना चाहिए, है ना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बोला नहीं जा सकता है ना। तो ये 1857 की क्रांति पर हम लोगों ने कुछ चर्चा किया। 1857 की क्रांति को जब हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे तो और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे सब सही सही मिला हुआ है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 27। देखिए 27 में क्या दिया गया, 27 में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन है जिस पर आपको विचार करने, और इसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया कि रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 के संबंध में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे होता है क्या, 1857 की जब क्रांति होती है, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1857 की जब क्रांति होती है, फिर अंग्रेज उस क्रांति का दमन कर देते हैं। दमन करने के बाद क्या होता है कि 1 नवंबर 1858, है ना, 1 नवंबर 1858 को क्या होता है कि इलाहाबाद में ये एक मतलब इलाहाबाद का जो रायल दरबार होता है वहां, मतलब वहां पर एक रायल दरबार लगता है। अब उस दरबार में क्या होता है कि रानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा दिया था, है ना। उस उद्घोषणा को पढ़ने वाला कौन था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसको पढ़ा था कैनिंग ने, है ना। तो ये भी चीज याद रखना चाहिए कि विक्टोरिया का जो उद्घोषणा है उसको कैनिंग ने पढ़ा था। अब उसमें क्या क्या था, अब यहाँ पे पॉइंट में देखते देखें, यहाँ पर दिया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफी दी गई। तो उस उद्घोषणा में एकदम स्पष्ट लिखा था कि माफ तो किया जाएगा लेकिन सबको नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का प्रयास किया या फिर उनकी हत्या की है उनको माफ नहीं किया जाएगा। तो ये तथ्य गलत है ना। इसके बाद देखिए राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया, तो उसमें राज्य सचिव का एक पद बनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो राज्य हड़प नीति था उसको भी यहाँ पर मतलब छोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए कि जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको क्या किया गया था कि उसको बदल दिया गया था वायसराय के पद में। तो अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन बने कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो कैनिंग है, और प्रथम वायसराय कौन है, तो ये भी कैनिंग है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 28। 28 में दिया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र की अगर बात किया जाएगा तो आजमगढ़ उद्घोषणा है, इसको भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के नाम में से जाना जाता है। ये जब प्रकाशित किया गया था तो ये प्रकाशित किया गया था 29 सितंबर, ये डेट आपको याद रखना चाहिए, 29 सितंबर 1857 को ये प्रकाशित किया गया था। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, है ना। अब इसका प्रकाशन किसने किया था, तो ये मुगल सम्राट के पोते फिरोज शाह ने इसका प्रकाशन किया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। 29 की बात करेंगे तो इसमें दिया तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया कि गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि इसे बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो देखिए जो तत्वबोधिनी सभा है इसने क्या किया था कि बंगाली भाषा में था, ये बिल्कुल सही है ना। भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। इसने बुद्ध जीवों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोणों को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, इसकी स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और समय था 1839। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इस सभा की स्थापना किया था। तो पहला और दूसरा ये तो सही है, लेकिन तीसरा तथ्य जो दिया कि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ये गलत दिया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30। देखिए प्रश्न संख्या 30 में क्या दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सबको एक क्रम में लगाना है। अब यहाँ पर देखिए क्रम में लगाना है, तो इसमें क्या क्या दिया, देखिए आत्मीय सभा का गठन। अब आत्मीय सभा की गठन की अगर बात किया जाएगा तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1814 में। 1814 में इसका जो गठन किया था ये राम मोहन राय ने किया था, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रार्थना समाज का गठन, अगर प्रार्थना समाज के गठन की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज का गठन 1867 में किया गया था, और 1867 में इसको किया था केशव चंद्र सेन ने। तो ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए। तत्वबोधिनी सभा, देखिए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका गठन किया था 1839 में। अब बात करेंगे सत्य शोधक समाज। अगर सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा राव फुले ने इसका गठन किया था 1873 में। तो देखिए यहाँ पे सबका समय आपको पता चल गया, आप आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन आएगा तो सबसे पहले विकल्प की शुरुआत होगी 1 से। जैसे विकल्प की शुरुआत 1 से होगी तो विकल्प बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 के बाद कौन सा आएगा, 39 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3, 1 3।
अब यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 39 के बाद फिर अगला समय कौन सा आएगा, 67 आएगा। 67 आने का मतलब यहाँ पर 2 आएगा और फिर इसके बाद 4 आएगा, तो 13, 24। इस प्रश्न का सही कोड बनेगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। देखिए 31 में यहाँ पर क्या दिया है, आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण था। देखिए आर्य समाज की अगर बात करेंगे तो आर्य समाज स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना किया था 1875 में, है ना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था 1875 में, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब आर्य समाज ठीक ठीक चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती, मतलब दयानंद की मृत्यु हो गई लगभग 1883 में। अब उनके मृत्यु के बाद ना ये जो पंजाब में आर्य समाज चला, तो यहाँ पे 2 वर्ग में बट गया। एक वर्ग था जो मांस खाने पर, मतलब मांस खाने वाला वर्ग था, और दूसरा ऐसा वर्ग था जो मांस नहीं खाता था। जो मांस खाने वाला वर्ग था उसको कल्चरल पार्टी कहा गया, और जो मांस नहीं खाते थे उसको महात्मा समूह कहा गया, और यहाँ से आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ये बंटने का मूल कारण क्या था, मांस खाने के सवाल पर। ये मांस खाने के लिए बटा। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, कब किया था, और इसके बाद इसमें ये मांस खाने के सवाल पर 2 भागों में विभाजित हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 32। अब 32 में क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिया गया कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक सुधार था उसमें क्या दिया, सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से जुड़े थे, ठीक। मतलब यहाँ पे ये दिया गया। फिर आगे है छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसी सभी सामाजिक बुराइयां एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करती थी। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ये दोनों सही है, सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से भी जुड़ा था, ये तथ्य बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो इसका कारण दिया, ये कारण भी सही है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ए सही है और आर ए के लिए एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 33। देखिए 33 में क्या दिया, सती प्रथा उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जो सती प्रथा उन्मूलन के बारे में दिया गया, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे सही पूछा है ना, सही बताना है। देखिए सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया, तो ये बात सही है कि राजा राम मोहन राय ने इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है ना। आगे है 1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, तो बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे इसमें क्या दिया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अवधि के दौरान सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ये भी तथ्य सही। तो सती प्रथा से जुड़े मतलब जो भी फैक्ट यहाँ पर दिए गए ये सब के सब सही है, तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 34 है ना। 34 में क्या है, भारत में 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विधवा पुनर्विवाह की अगर बात करेंगे तो इसमें पहला दिया है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था, ये तो गलत तथ्य है। मतलब ब्रह्म समाज उस समय जुड़ा हुआ था, तो ये पहला यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के मुखर प्रस्तावक थे। ये ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर बात करेंगे तो ये कलकत्ता में मतलब प्रिंसिपल के पद पर काम किया करते थे। इन्होंने लगभग ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास किया था, तो ये बिल्कुल सही है ना। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में मतलब बनाया गया, और जिसमें क्या कहा गया है कि जो विधवा पुनर्विवाह है ये वैध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प इसमें दूसरा और तीसरा जो ये सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। देखिए 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, ये चलिए यहाँ पर भारत में बाल विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत में जो बाल विवाह का संबंध है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, आयु की सहमति अधिनियम 1891 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की मनाई है। तो देखिए आयु सहमति का जो अधिनियम है सही है, 12 वर्ष से कम लड़कियों की शादी की वहां पर मनाई है। तिलक सहमति अभियान 1891 के खिलाफ, मतलब जो तिलक है ये सहमति अभियान 1891 के खिलाफ मुखर प्रस्ताव थी, ये भी बिल्कुल सही है। शारदा अधिनियम 1930 में क्रमशः लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र 21 और 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये गलत तथ्य दिया। जो शारदा अधिनियम था इसमें जो लड़कों की बात करेंगे बॉयज की उम्र 18 वर्ष किया गया था, और जो गर्ल्स थी मतलब लड़कियां थी इनकी उम्र 14 वर्ष किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर जो शारदा अधिनियम है ना, यहाँ पे नहीं शायद रुकेगा एक मिनट, हाँ मतलब 14 किया गया था, 14 ही किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों सही है, लेकिन तीसरा गलत है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट दिया,
इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की। तीसरा पॉइंट दिया है, इसने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी जो स्थापना किया गया था ये 1870 ईस्वी में किया गया था एमजी रानाडे के द्वारा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना एमजी रानाडे ने किया था। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था, तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए अब जब ये स्थापित किया गया था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था इसमें भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया जाए, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत का वकालत नहीं किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प 3, मतलब यहाँ पर जो तीसरा ये होगा तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। अब आपको यह बताना है कि भारत के राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है पहला पॉइंट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का विश्वव्यापी उत्थान। तो देखिए जो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी ये पूरे विश्व में एकदम चरम पर आ गई थी, तो इस वजह से भारत में भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो ये पहला कारण सही है। फिर आगे भारतीय पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण के कारण भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर दिया, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू गया आधुनिकीकरण। तो जो अंग्रेजों ने जो आधुनिकीकरण शुरू किया था उससे भारत का हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति थे, सब वहां पर शोषित हुए। तो इस वजह से ये भी चाहते थे कि वहां पर आधुनिकीकरण किया जाए। फिर आगे है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया। देखिए जितनी भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी, चाहे वह नीति वहां से धन वसूलने की थी या फिर भूमि विस्तार की नीति थी, उन सब ने भारतीय सभी वर्गों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया था, जिसके कारण ये राष्ट्रवाद की भावना के उदय होने का प्रमुख कारण बना। तो यहाँ पर सभी तर्क सही है, तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38। देखिए 38 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिया गया, इस कथन पर आपको विचार करना है। देखिए पहला पॉइंट दिया है, औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। देखिए जो औपनिवेशिक शासन है ये भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। देखिए औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ब्रिटिश आए थे, है ना। ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से देखिए अपने यहाँ से कच्चा माल, मतलब यहाँ से भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे ब्रिटेन में, और यहाँ पर इससे क्या करते थे, उत्पाद तैयार करते थे और वापस ला करके यहीं पर बेच देते थे। तो यहाँ से कच्चा माल वो सस्ते दाम में लिया करते थे, यहाँ पर जब इसको उत्पाद में परिवर्तित कर देते थे तो यहाँ लाकर महंगे दाम में बेचते थे। तो देखिए इनको दोहरा नुकसान हुआ करता था। पहला नुकसान क्या था कि इनका जो सामान था वो सस्ते में चला गया, कच्चा माल सस्ते में चला गया, और जब वापस से ये सामान लाकर बेच रहे हैं तो महंगे में बेच रहे हैं, तो इनको डबल प्रॉफिट हो रहा है। साथ में जब ये मशीनों से सामान बनाकर लाते थे और यहाँ पर हाथ से सामान बनाया जाता था, तो अंग्रेजों का सामान भारतीय सामान की तुलना में ज्यादा बेहतर हुआ करता था। तो इस वजह से भारतीय व्यापार धीरे धीरे टूटता चला गया और ये पिछड़ेपन का कारण बना, तो ये सही हो जाएगा। देखिए अगला दिया है यहाँ पर, देखिए इसमें यह दिया है कि ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की। तो देखिए जो ब्रिटिश सैन्य शक्ति था उसने भारत में राजनीतिक एकता लागू किया था, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, आगे भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थी, तो ये गलत तथ्य। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 इसमें सही है, पहला और दूसरा, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 39। देखिए 39 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 39 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था। देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं, तो देखिए एक पेशेवर सिविल सेवा। तो देखिए जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई है तो ये ब्रिटिश भारत से हुई है, तो ये तो यहाँ पे उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा इसका योगदान नहीं है, तो सिविल सेवा इसका योगदान है, ये गलत है, हो जाएगा यहाँ पर। आगे है भारत की राजनीतिक एकता। देखिए जो भारत की राजनीतिक एकता विकसित हुई थी ये ब्रिटिश कि जो मतलब वहां पे कर्मचारी या फिर ब्रिटिश के जो अधिकारी भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसको देख करके राजनीतिक एकता का भाव उत्पन्न हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक एकता, तो सांस्कृतिक एकता मतलब ब्रिटिश के कारण नहीं था, तो ये सही हो जाएगा, ये ब्रिटिश का योगदान नहीं है। फिर आगे इसमें पंचायती राज, तो पंचायती राज की शुरुआत तो भाई आपको पता ही है ना, ये आजादी के बाद हुई, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा देखिए केवल 3 और 4, तो यहां से विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 40। देखिए 40 में क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है यहाँ पर इस प्रश्न में कि
निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव था? जो भारतीय थे उस पे उन पे अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था? भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार। तो देखिए, जब अंग्रेजी शिक्षा दिया गया तो वहां से आध्यात्मिक सोच का प्रचार हुआ। भाई ऐसा तो नहीं, जो ब्रिटिश थे वो भारत की जो धार्मिक विचारधाराएं थी उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था, ताकि अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए और भारतीय धर्म और संस्कृति को कुचला जाए। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से इसमें सोच का प्रसार नहीं हुआ था। फिर आगे उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार। देखिए, जब ब्रिटिश शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी, इसको लागू किया गया तो जो पश्चिमी विचार थे उनका प्रसार होता है, ये सही है। आगे एक दूसरे के साथ संवाद करने में विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद की। अब देखिए, अंग्रेजी आने की वजह से हर क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रसार हुआ, तो एक दूसरे से बातचीत करने में थोड़ी सी सुविधा हो गई। फिर आगे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद की, ये भी सही तर्क है इसका। तो इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41 में क्या दिया? देखिए यहाँ पर दिया है, वेल्बी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। अगर वेल्बी कमीशन की बात किया जाए तो ब्रिटिश सरकार ने वेल्बी कमीशन की स्थापना क्यों की थी? दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो वेल्बी कमीशन की जो स्थापना की गई थी, ये ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों की पूछताछ करना। मतलब ये जो व्यय है ना, मतलब कि जो ब्रिटिश भारत सरकार है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसको पूछने के लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेल्बी कमीशन का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 42, इसमें दिया आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई। अब देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है फ्रेजर कमीशन की। तो फ्रेजर कमीशन की जो स्थापना किया गया था, ये देखिए, ये लॉर्ड कर्जन का समय था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो 1902 या 3 के आसपास की बात है। इसने क्या किया था? एंड्रयू फ्रेजर, है ना, एंड्रयू फ्रेजर नाम के एक व्यक्ति के नाम के आधार पर इन्होंने क्या किया था? पुलिस विभाग जो थे उसमें सुधार करने के लिए फ्रेजर कमीशन की स्थापना किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि फ्रेजर कमीशन की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। 1902-3 का समय था। क्यों किया गया था? पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 43। देखिए, 43 में क्या दिया गया? यहाँ पर दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये तर्क पूछा गया, तो आपको इसको देखना है और आपको बताना है कि कौन सा तर्क इसमें से सही है। तो पहला दिया, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए थे। पहला तर्क है। दूसरा दिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसको बनाने का, इसको डिजाइन करने का काम किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। अब इसके बाद तीसरा क्या दिया? देखिए, तीसरा पॉइंट दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1895 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। तो देखिए, ये सबको पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन किया गया था, ये किया गया था 1885 में, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये तो एकदम सही है ना, ये तीसरा सही हो जाएगा। देखो, जैसे ही तीसरा सही होगा ना, तो यहां से विकल्प डी और विकल्प सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद एक सही है या फिर मतलब ए सही है या बी सही है। तो देखिए, यहां पर इसकी अगर बात करेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, इसके लिए जो वास्तुकार का काम किया था इन लोगों ने किया था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने। ये भी सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसके बाद पहले पर विचार करते हैं। देखिए, पहले की अगर बात करेंगे ना, तो इसके देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र, मतलब जब इसका प्रस्ताव चल रहा था तो इसके 2 सत्र हुए थे, एक 83 में और एक 85 में। तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पर तीनों, मतलब विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 में यहाँ पर क्या दिया? अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? मतलब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टार्टिंग का फेज था, उसमें कौन सा ऐसा उद्देश्य था जिस पर वो बात नहीं कर रहे थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करे। तो देखिए, सीधी सी बात है, उस समय भारत गुलामी के दौर में था, ब्रिटिश के हाथों, ब्रिटिश के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो वहां पे अगर राष्ट्र का प्रसार करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था, तो ये तो था ही, है ना। आगे दिया, एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रसार करें। अब वो ये भी करना चाहते थे कि जो उपनिवेश विरोधी है, मतलब जो ब्रिटिश यहाँ से पर उपनिवेश किए उनको समाप्त किया जाए। तो ये भी था, है ना। आगे देखिए, यहाँ पर क्या, लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें शिक्षित करना। तो उस समय लोगों को राजनीतिकरण करना, लोगों को राजनीति के बारे में बताना, उनको एकजुट करना, धर्म क्रांति, धर्म हो गया, जाति हो गया, प्रांत हो गया, इनके आधार पर उनमें एकता की भावना विकसित करना, ये भी था वहां पर। अब देखिए क्या दिया, समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो वहां पर सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना ये प्रमुख उद्देश्य वहां पर नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45।
देखिए 45 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर इसमें सही पूछा है गलत। देखिए यहाँ पे पूछा है कि नरमपंथियों का योगदान क्या था, तो इसकी बात करते। देखिए चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाए और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना। तो देखिए जो यहाँ पर बात किया जा रहा है नरमपंथी, तो नरमपंथियों का योगदान यही था कि लोगों को एकजुट किया जाए, है ना, उनको शिक्षित किया जाए। फिर देखिए दूसरा पॉइंट दिया, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश मत को रूस की तर्ज पर भारत में ही सुधार लाने के लिए राजी करना। तो देखिए यहाँ पे जो नरमपंथी के दल के नेता थे ये किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46। देखिए 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, यहाँ पर बात किया जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में। तो आपसे यहाँ से पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए प्रारंभिक चरण से हम लोग मध्यम चरण में आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिया गया, उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया। तो सही बात है, यहाँ पे मध्यम चरण की बात है, तो बिल्कुल सही है। आगे है कारण, देखिए उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। देखिए जो उदारवादी समुदाय था उसका यह मानना था कि जो ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध है ये भारत के ही हित में होंगे। तो देखिए यहां पर अगर आप मध्यम चरण की बात करेंगे तो इसमें कथन ए सही है, और जो ए की जो आर है ये ए की एकदम पूरी तरीके से व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47। देखिए 47 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दिया जा रहा है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका गठन भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत किया गया था, तो इसके तहत नहीं किया गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे रास बिहारी बोस उन लोगों में थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 48। इसमें दिया 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, आप इसको पढ़िएगा और इसका सही उत्तर क्या बनेगा आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 49। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मांगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा आगे रखी गई थी। देखिए बात किया जा रहा है नरमपंथियों के द्वारा, तो नरमपंथियों द्वारा कौन कौन से विचार रखे गए थे। सबसे पहला सरकारी सेवा में का भारतीयकरण, मतलब जो जितनी भी सरकारी सेवाएं उनका भारतीयकरण किया जाए, तो ये विचार रखा गया था। आगे एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्मा का विनाश हुआ। देखिए आक्रामक विदेश नीति, नरमपंथी दल के नेता कभी भी आक्रामक नीतियों का मतलब समर्थन नहीं किया करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग। तो ये बताया गया कि जो विदेश है वहां पर जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश है वहां पर भारतीय श्रमिकों के लिए कुछ बेहतर हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो विकल्प 1 और 3, मतलब पहला और तीसरा, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मेल खाता है। आपको ये बताना है कौन सही तरीके से मेल खा रहा है। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सिद्धांत प्रमुख विश्वासी, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे दिया गया सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, तो देखिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, तो ये सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया षड्यंत्र सिद्धांत जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, RP दत्त ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी सही तरीके से मेल खाता है। लाइटनिंग कंडक्टर थियरी ये दिया था GK गोखले ने, तो ये यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला और तीसरा मेल खा रहा है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 1 और 3 मेल खाते हैं। ठीक, तो ये आज के क्वेश्चंस डन हुए। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे।